नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय का पाठ्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और पाठ्यक्रम में जो आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड में और वो भी सेकंड विषय के लिए यानी सेकंड पेपर के लिए जो पाठ्यक्रम शामिल किया है, निर्धारित किया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के लिए और सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड पेपर भी हमारा विषय होगा हिंदी विषय का जो सेकंड पेपर है उसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम के बाद में हम एक एक बिंदु को विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा जो मुख्य बिंदु है, उद्देश्य है हमारा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड की जो सेकंड पेपर में हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम शामिल किया है वो उसके तीन भागों में उसको बांटा है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो इसमें एक पोर्शन तो व्याकरण का है, एक पोर्शन हमारे साहित्य का है, जैसे हिंदी साहित्य से, और जो तीसरा पोर्शन शामिल किया है वो है शिक्षण विधियां। ये हिंदी विषय का जो सेकंड पेपर है ये तीन भागों में आरपीएससी ने इसका डिवाइड किया है, इसको बांटा है, तीन भागों में निर्धारित किया है। इसमें प्रत्येक जो भाग है उसके अंक भी अलग अलग निर्धारित किए हैं, यानी प्रत्येक भाग में से जो प्रश्नों की संख्या होगी और जो अंकों का भार होगा, वेटेज होगा, वो अलग अलग निर्धारित किया गया है। हम सबसे पहले बात करें तो हमारा जो पहला पार्ट है ये हिंदी विषय का व्याकरण से लिया गया है। इसमें व्याकरण से जो अंक निर्धारित होंगे वो 180 होंगे विद्यार्थी। इसमें जो व्याकरण के अंक होंगे वो 180 नंबर के अंक होंगे, यानी 180 अंकों का जो हमारे पर्सन शामिल किए गए हैं व्याकरण से। तो हम सबसे पहले जो सबसे बड़ा सिलेबस है, सबसे बड़ा पाठ्यक्रम है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पाठ्यक्रम से भी पहले हम जैसे हिंदी विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमें हिंदी शब्द के बारे में भी, इसके विकास क्रम के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में भी चर्चा करना जरूरी होगा। तो हम सबसे पहले हिंदी शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। तो वो ये हिंदी शब्द है प्रिय विद्यार्थियों, ये दो प्रकार से लिखा जाता है। जैसे मैंने हिंदी लिखा तो हिंदी इस प्रकार से भी शुद्ध है और इस प्रकार से भी, यानी हिंदी के प्रिय विद्यार्थी दोनों ही रूप क्या है, शुद्ध है। हम बात करें हिंदी शब्द की तो हिंदी शब्द हमारी फारसी भाषा का है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का, या इसे हम पारसी भी कह सकते हैं। अब पारसी क्यों कहते हैं इसका हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इसे। तो देखो, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है, दोनों ही रूप शुद्ध है। हिंदी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब बात करें हिंदी शब्द के उल्लेख के बारे में, तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख था वो जफरनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। जफरनामा नामक एक ग्रंथ है जिसके रचयिता हैं सरफुद्दीन जी का एक ग्रंथ है जफरनामा। और इस जफरनामा नामक ग्रंथ में सबसे पहले हमें हिंदी शब्द देखने को मिलता है। फिर हम बात करें हिंदी के विकास के बारे में, तो जो हमारी मूल भाषा है वो है साथियों संस्कृत। मूल भाषा हमारी संस्कृत भाषा है, जिसे हम मूल भाषा या देव भाषा, या हम कह सकते हैं हिंदी भाषा की जननी। कौन सी कृत है? संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत को हम देव भाषा या मूल भाषा या हिंदी भाषा की जननी कह सकते हैं। प्राचीन काल में बात करें तो संस्कृत भाषा के दो रूप थे। संस्कृत भाषा के कितने रूप थे? दो रूप थे। एक था वैदिक संस्कृत, एक थी लौकिक संस्कृत। देखो, एक तो थी वैदिक संस्कृत और एक थी हमारी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत क्या थी कि जिस भाषा में, तो हम बात करें प्राचीन काल में जो संस्कृत थी, ये विद्वान साथियों दो रूपों में प्रचलित थी। एक तो थी हमारी वैदिक संस्कृत और एक थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से कहेंगे कि जिस भाषा में वेद, पुराण, उपनिषदों की रचना हुई वो तो कहलाई वैदिक संस्कृत, यानी वेद, पुराण व उपनिषदों की भाषा तो कहलाई वैदिक संस्कृत। और जो प्राचीन काल में आम बोलचाल की भाषा थी, वो कहलाई लौकिक संस्कृत। यानी दोनों की तुलना करें तो वैदिक की अपेक्षा लौकिक भाषा थी वो सरल भाषा थी। वैदिक कठिन थी, लौकिक सरल थी। तो लोगों का जो रुझान था वो वैदिक की अपेक्षा लौकिक की तरफ ज्यादा था। इसके बाद में हम कई वर्षों के बाद बात करें तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ
और लौकिक से बाद में एक पाली भाषा, एक नई भाषा का विकास हुआ, वो कहलाई पाली भाषा। पाली भाषा प्रभाव डालने वाली थी प्रिय विद्यार्थियों बौद्ध धर्म के ऊपर। तो मैं कहूँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा पाली भाषा। पाली भाषा सर्वाधिक प्रभाव डालने वाली थी कौन से धर्म के अनुयायियों के ऊपर? तो ये हमारा उत्तर होगा पाली भाषा। मैं कहूँ बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है उनकी रचना किस भाषा में हुई? तो बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों की रचना पाली भाषा में हुई। फिर समय गुजरता गया, व्यतीत होता गया, और उसके बाद में कई वर्षों बाद पाली भाषा में भी बदलाव हुआ, और बदलाव होने के साथ ही नई भाषा आई, और वो भाषा थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा प्रभाव डालने वाली थी साथियों जैन धर्म के अनुयायियों के ऊपर। जैन धर्म के अनुयायियों के ऊपर प्रभाव डालने वाली थी प्राकृत भाषा, या मैं कहूँ जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा जो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। तो मुझे बताओ प्रश्न स्वाभाविक है प्रिय विद्यार्थियों कि जैन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ है उनकी रचना कौन सी भाषा में होगी? प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। लेकिन प्राकृत भाषा के चलते चलते शब्दों के जो बोलने का या मैं कहूँ लिखने का जो तरीका था अपने विद्यार्थियों वो बदलने लगा। जैसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करें, ये लोग रामेश्वर को क्या कहने लगे? रामेश्वर कहने लगे। क्या कहने लगे? रामेश्वर कहने लगे। और हम हमारी क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो शायद रामेश्वर को रामेश्वर भी ना कहके कुछ और ही उच्चारण होता है कि नहीं होता? तो ये था हमारी प्राकृत भाषा से संबंधित। लेकिन प्राकृत भाषा में भी बदलाव हुआ जैसे जैसे समय गुजरा, उसके बाद में प्राकृत में भी बदलाव हुआ, और प्राकृत में बदलाव होने के बाद हमारी अपभ्रंश भाषा आई। कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ, और अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार माना जाता है साथियों सौर सैनी अपभ्रंश। कौन सा सैनी? सौर सैनी अपभ्रंश। और इसी सौर सैनी अपभ्रंश से बात करें तो हमारी कौन सी थी? हिंदी। कौन सी थी? हिंदी भाषा का विकास हुआ। ये था हमारी हिंदी भाषा का विकास कर। कौन सी भाषा का विकास हुआ? हिंदी का। अच्छा दिख नहीं रहा क्या? ऊपर लिखते हैं ना, देखो हिंदी भाषा का विकास हुआ सौर सैनी अपभ्रंश से। कौन से सैनी से? सौर सैनी अपभ्रंश से। अब मुझे बताइए प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 1, हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ? तो हमारा जो सही उत्तर होगा, हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा सौर सैनी अपभ्रंश। भाई जैसे कई बार क्या होता है कि विकल्प में हमें सौर सैनी नहीं देखने को मिलता, तो आपको केवल और केवल अपभ्रंश दिख जाए तो डरने की बात नहीं है, अपभ्रंश सही करना है। क्या करना है? अपभ्रंश सही करना है। अच्छा देखो प्रश्न की भाषा कैसे हो कि हिंदी भाषा की जननी है, हिंदी भाषा की जननी है, तो हमारा सही उत्तर होगा संस्कृत। हिंदी भाषा की जननी है संस्कृत, और हिंदी भाषा का विकास हुआ सौर सैनी अपभ्रंश या अपभ्रंश से। ये हमारा प्रश्न सही होगा। ऐसे हम प्रश्न का जो प्रश्न की भाषा शैली होगी उसको समझेंगे, उसके बाद में हम प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उसका चयन करेंगे। ये था साथियों हमारी हिंदी भाषा का विकास। अब हिंदी शब्द की कुछ विद्वान तो अपना अलग मत देते हैं, कुछ विद्वान अपना जो मत है वो अलग प्रकार से देते हैं। जैसे देखना एक बार, अच्छा मुझे एक बार बताइए हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा या पारसी भाषा का। अच्छा सबसे पहले या मूल भाषा या देव भाषा या हिंदी की जो जननी थी वो थी संस्कृत। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में दो रूपों में प्रचलित थी, एक तो वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। यानी जिस भाषा में वेद पुराण उपनिषदों की रचना हुई वो तो कहलाई साथियों वैदिक संस्कृत, और जिस भाषा में जो आम बोलचाल की भाषा थी, यानी मैं कहूँ जिस भाषा में रामायण और महाभारत हिंदू धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई वो कहलाई लौकिक संस्कृत। लौकिक में बदलाव हुआ, और बदलाव के साथ ही नई भाषा का विकास हुआ जो पाली थी। उसके बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश। अपभ्रंश का एक प्रकार होता है सौर सैनी अपभ्रंश। इसके बाद में हिंदी भाषा का क्या हुआ? विकास हुआ। ये विकास का समय देखेंगे, विकास का समय देखेंगे हम। क्या ठीक है? सही आ रही है ना? आवाज आ रही है? सब तक समझ पा रहे हैं मेरी बातें? आगे बढ़े तो देखो हिंदी का जो विकास क्रम की बात करें, जैसे मैंने वैदिक और लौकिक का, तो वैदिक और लौकिक का जो समय था ये था प्रिय विद्यार्थियों 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक थी हमारी
वैदिक और लौकिक संस्कृत। फिर हमारी जैसे पाली थी, प्राकृत थी, अपभ्रंश थी। इनके समय की बात करें तो इनका समय था 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। इसके बाद भी हम चर्चा करें तो हमारी जो हिंदी है, वर्तमान जैसे हिंदी की बात करें तो हमारी हिंदी का जो विकास क्रम है वो हुआ 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। कब तक? अब तक। अभी तक भी हिंदी में विकास होता जा रहा है, विकास क्रम जारी है हिंदी भाषा में। ऐसा नहीं है कि इसका विकास रुक गया है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। इसके बाद में कुछ विद्वानों ने अपना अलग मत दिया। कुछ विद्वानों का मत था कि जैसे देखो प्राचीन काल में हमारे भारत में उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम से प्रिय विद्यार्थियों ईरानी आए। कौन आए? ईरानी लोग आए। और ईरानियों ने भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश किया। जहां प्रवेश किया इन्होंने, वहां सिंधु नदी बहती थी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के जो आसपास का क्षेत्र था साथियों, वो कहलाता था सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत। तो ये ईरानियों की विशेषता थी, ये सै को तो है बोलते थे और ध को बोलते थे, द बोलते थे। ध को क्या बोलते? द बोलते। तो इन्होंने सिंध को क्या कहा? इन्होंने सिंध को प्रिय विद्यार्थियों हिंद कह दिया। क्या कह दिया? हिंद कहा। और हिंद शब्द में फारसी भाषा का ई प्रत्यय जोड़ने पर हमारा जो शब्द है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी। हिंदी शब्द का विकास हुआ। इन्होंने क्या कहा? ये सिंध को तो हिंद कह रहे हैं और हिंद में ई प्रत्यय कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का जोड़ने से हमारे हिंदी शब्द का विकास हुआ। इसके बाद में हम हिंदी क्या है? हिंदी क्या है? तो हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। जिस प्रकार से गुजराती एक भाषा है, पंजाबी भी क्या है? भाषा है। मराठी क्या है? भाषा है। और अपनी संस्कृत क्या है? भाषा है। इसी प्रकार हिंदी भी एक क्या है अपने विद्यार्थियों? भाषा है। अब हिंदी भाषा है तो ये भाषा क्या होती है? भाषा क्या होती है? ये हम भाषा शब्द के बारे में चर्चा करेंगे कि भाषा शब्द का विकास कौन सी धातु से हुआ, भाषा की क्या परिभाषा होती है और परिभाषा के अलावा भाषा के प्रकार कितने होते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, साथियों हमारा उद्देश्य होगा बिल्कुल सीमित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करवाना। हम जितना हो सकेगा बिल्कुल कम समय में तौर तरीके से, बिल्कुल विद्यार्थियों के समझने की भावना से, यानी विद्यार्थियों के समझ में आएगा, उसी अनुसार हम आगे हमारे पाठ्यक्रम को बढ़ाते जाएंगे। देखो हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। देखना साथियों, हिंदी एक भाषा है। अभी भाषा क्या होती है? तो भाषा देखना, ये भाषा शब्द है, ये संस्कृत की भाष धातु से बना है। कौन सी धातु से? भाष धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भाषण देना। क्या देना? भाषण देना। या मैं कहूँ विचार प्रकट करना। क्या प्रकट करना? विचार प्रकट करना। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना या भाषण देना। अब भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा की परिभाषा क्या होती है कि जैसे विचारों का जो आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान का जो माध्यम होता है उसे भाषा कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए, दूसरा व्यक्ति उन्हीं विचारों को तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाए, तो ये विचार पहुंचाने का जो माध्यम होता है ना, इसे हम भाषा कहते हैं। जैसे समझने की कोशिश करें, मैं मेरे विचार आप तक पहुंचा रहा हूं, स्वाभाविक, आप अपने विचार मेरे तक पहुंचाएंगे, तो ये विचार आदान प्रदान का, ये विचार पहुंचाने का जो माध्यम है ना साथियों, इसे ही हम भाषा कहते हैं। अब हम भाषा के अपने जो विचार हैं ये कितने प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, यानी हम अपने विचारों का आदान प्रदान कितने प्रकार से कर सकते हैं, ये कितने तरीके से कर सकते हैं। तो देखो इसके 3 प्रकार होते हैं साथियों। एक तो मौखिक रूप होता है। कौन सा रूप है? मौखिक रूप। एक होता है प्रिय विद्यार्थियों लिखित रूप होता है। एक होता है सांकेतिक रूप होता है। ये 3 रूप होते हैं विचार आदान प्रदान के, यानी इसे हम भाषा के 3 प्रकार भी कह सकते हैं। देखो मौखिक रूप क्या होता है कि हम विचारों का जो आदान प्रदान है वो बोलकर करें तो वहां मौखिक भाषा मानी जाती है। अगर हम विचारों का आदान प्रदान लिखकर करें तो हम वहां विचारों का आदान प्रदान लिखकर करेंगे तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और अगर हम अपना विचारों का जो आदान प्रदान है वो संकेतों के माध्यम से करें तो प्रिय विद्यार्थियों वहां सांकेतिक भाषा मानी जाती है। देखिए
एक बार फिर से समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति उन्हें सुनकर ग्रहण करता है। एक व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करे, दूसरा उन्हें सुनकर ग्रहण करे, तो इस जो आदान प्रदान का जो माध्यम है ये मौखिक भाषा कहलाएगा। कौन सी भाषा कहलाएगा? मौखिक भाषा। जैसे हम उदाहरण से समझने की कोशिश करें, रेडियो से समाचार सुनना, टेलीफोन पर बातें करना, मौखिक भाषा कहलाता है। या मैं कहूं कि आरपीएससी या यूपीएससी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाले जो साक्षात्कार हैं, यानी हम जिन्हें इंटरव्यू कहते हैं, ये भी प्रिय विद्यार्थियों मौखिक भाषा के उदाहरण है। कौन सी भाषा के? मौखिक भाषा के। बातें नहीं भाई, बातें नहीं है ना। देखो, और फिर इसके बाद में लिखित भाषा की बात करें। लिखित भाषा क्या होती है कि एक व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करे और दूसरा व्यक्ति उन्हें पढ़कर ग्रहण करे। कैसे ग्रहण करेगा? पढ़कर करे, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखना, हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं लिखित भाषा के उदाहरण है। शादी ब्याह की जो कार्ड होते हैं ये भी लिखित भाषा के उदाहरण है। जैसे आपने देखा होगा, कार्ड में नीचे लिखा हुआ होता है, नोट, कृपया महिलाओं का निमंत्रण भी इसी कार्ड द्वारा स्वीकार करें। तो एक व्यक्ति ने अपने विचार लिख कर दे दिए, लिखकर प्रकट कर दिए। हम उन विचारों को ग्रहण कैसे कर रहे हैं? पढ़कर। अगर आदान प्रदान का माध्यम लिखकर और पढ़कर होता है तो वहां प्रिय विद्यार्थियों लिखित भाषा मानते हैं। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। उदाहरण देखना, जैसे समाचार पत्र हो गए। समाचार पत्र भी होते हैं, वो लिखित भाषा के उदाहरण है। जैसे समाचार का जो संपादक होता है वो अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है और हम उनके विचार सुबह सुबह से पेपर पढ़ के, यानी कैसे ग्रहण करेंगे? पढ़कर करते हैं। तो ये उदाहरण भी हमारा लिखित भाषा का माना जाएगा। इसके अलावा बात करें सांकेतिक भाषा की, कि विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से हो। किसके माध्यम से होगा? संकेतों के माध्यम से। तो वहां सांकेतिक भाषा मानी जाती है। जैसे एक व्यक्ति अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करे, दूसरा उन्हीं संकेतों को देखकर या समझकर विचार ग्रहण करे, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। उदाहरण से समझना, जैसे ट्रैफिक पुलिस के जो इशारे होते हैं वो सांकेतिक भाषा के माने जाते हैं। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि ट्रैफिक पुलिस वाला बोलकर नहीं कहता गाड़ी रुकने के लिए, नहीं कोई लिखकर दिखाता कि एक तरफ लिखेगा कि चलो या रुको दिखाएगा, केवल संकेत देता है। संकेत इधर देगा गाड़ियां रुकेगी और इधर वालों को कहेगा तो गाड़ियां चलेगी। इसी प्रकार क्रिकेट में अंपायर के इशारे होते हैं, ये सांकेतिक भाषा के हैं। एक अंगुली ऊपर कर दे तो बोलो क्या होगा? आउट का होगा, आउट होगा। अगर दो ऊपर कर दे तो 6 रन यानी 6 का होगा। अच्छा, एक नया ही संकेत चला है रिव्यू का। कौन सा? रिव्यू का। तो एम्पायर ये नहीं कहता कि आउट हो गया, या हम बात करें क्या हुआ, तो ये सांकेतिक भाषा के उदाहरण है। एम्पायर इसमें ये नहीं कहेगा कि आउट हो गया तू जा, लिखकर भी नहीं देता, केवल संकेत देता है। इसके अलावा बिहारी जी का एक सुप्रसिद्ध दोहा है, कहत नटत रिजत खिजत करत मिलत लजिया भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यानी कि नायक और नायिका एक भवन में बैठे हुए हैं, उनके माता पिता भी दोनों के आसपास में है। नायक इधर है, नायिका इधर है, बीच में माता पिता है। अब आप ही सोचो बातें कैसे करेंगे? वो अपने विचार बोलकर भी नहीं कह सकते, लिखकर भी नहीं कहेंगे, केवल संकेतों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो ऐसा दोहा आए, ऐसी पंक्ति आए तो वहां भी सांकेतिक भाषा मानी जाती है। इसके अलावा साथियों आगे बात करने वाले हैं भाषा से संबंधित। देखो, भाषा के रूप होते हैं, भाषा के कुछ रूप होते हैं। जैसे मैं बात करूं मातृभाषा, कौन सी भाषा? मातृभाषा। या मैं बात करूं राष्ट्रभाषा, कौन सी भाषा? राष्ट्रभाषा। या मैं बात करूं अंतर्राष्ट्रीय भाषा, कौन सी भाषा? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। या मैं बात करूं राजभाषा, कौन सी भाषा? राजभाषा। यहां तक का मैं एक बात साफ करता हूं। तो देखो, मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा की परिभाषा क्या होती है कि बालक जब जन्म लेते ही अपनी माँ के मुख से जो भाषा सुनता है ना, वो उसकी मातृभाषा होती है। जैसे आपने देखा होगा, अपनी मातृभाषा क्या है? बताओ, बताएगा कोई विद्यार्थी? मातृभाषा क्या है? नहीं बताओ। तो मातृभाषा के कुछ पहचान के चिन्ह होते हैं। मातृभाषा के पहचान के चिन्ह होते हैं, जैसे मैं बात करूं कि जो भाषा बिना सोचे समझे बोली जाती है, बिना सोचे समझे जो भाषा बोली जाती है ना,
वो विद्यार्थियों मातृभाषा मानी जाती है। जैसे मानो अभी आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, किसी से झगड़ा हो जाए तो आप कुछ पल के लिए मानो हिंदी बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, लेकिन बात मारपीट पर आ जाए तो आप तत्काल अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तत्काल हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे ही झगड़ा होता है, बात ज्यादा बढ़ती है, तो हम अपनी मातृभाषा पे आ जाते हैं। या मैं कहूँ जिस भाषा में सपने आते हैं वो बालक की मातृभाषा होती है। आपने नोटिस किया होगा, कभी आपको अंग्रेजी में सपने नहीं आए? अंग्रेजी में आपने सपनों में बातें नहीं की है, या तो अपनी जो मातृभाषा उसी में की है। ऐसा विद्यार्थी है कोई जो गुरुजी मेरे को तो इसमें अंग्रेजी में सपने आता है, मैं तो गुरुजी संस्कृत में बातें करता हूँ, नहीं गुरुजी मैं तो गुजराती में ही करता हूँ। है कोई विद्यार्थी आप में ऐसा? है क्या? नहीं है। तो ये विद्यार्थियों, जो आपकी मातृभाषा है उसी में आपको क्या आएंगे? सपने आएंगे। अब ये राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा क्या होती है कि अधिकांश राष्ट्र के लोगों द्वारा या राष्ट्र के अधिकांश लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है या जो भाषा समझी जाती है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और अभी हमारे भारत देश की ऐसी कोई भाषा नहीं है। हाँ, हिंदी भी नहीं है, हिंदी भी नहीं है। हिंदी का भी अभी विचार चल रहा है, राष्ट्रभाषा बनाने का विचार चल रहा है, लेकिन अभी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है साथियों। बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसके बाद में हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है कि दो राष्ट्रों के मध्य जिस भाषा में आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान जिस भाषा में होता है ना, दो राष्ट्रों के मध्य जिस भाषा में विचारों का आदान प्रदान होता है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। और हमारे भारत देश की जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है वो है मेरे विद्यार्थियों कौन सा जी? अंग्रेजी। कौन सा जी? अंग्रेजी। अब बात करें हम राजभाषा की। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा क्या होती है? राजभाषा की जिस भाषा में राजकीय कार्य होते हैं, राजकीय कार्यों की जो भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है। या मैं कहूँ शिक्षा, प्रशासन व न्याय की भाषा जो होती है ना वो राजभाषा कहलाती है, वो राजभाषा कहलाती है। जैसे हम बात करें भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। अच्छा, इसे राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। अच्छा, राजभाषा का संविधान में उल्लेख जरूरी होता है साथियों। राजभाषा जो भी हो उसका संविधान में उल्लेख होना जरूरी होता है। जैसे मैं बात करूं, हमारी राजभाषा हिंदी है, इसका संविधान में उल्लेख है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। हम भाग की बात करें तो अनुच्छेद या संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजभाषा से। हम अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें कुल 22 भाषाएं हैं। कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, जिनमें से एक हमारी हिंदी भी है। क्या है? हिंदी भाषा भी है साथियों। इसके बाद में हम चर्चा करें तो देखो, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साधारण सा प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो पहला हिंदी दिवस देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 14 सितंबर 1953 को। तो विद्यार्थी बताओ पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर 1953 को। फिर 53 से लेकर प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक आता है विश्व हिंदी दिवस। बताओ मुझे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, बताएगा कोई? 10 जनवरी को साथियों। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि 10 जनवरी 1975 को हिंदी का जो विश्व सम्मेलन, पहला विश्व सम्मेलन हुआ था नागपुर में, और तब से हम हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों, तो राजभाषा कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि राजभाषा अपनी राष्ट्रीय देश की भाषा हो, कोई विदेशी भाषा भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि हम अंग्रेजों के टाइम की बात करें तो अंग्रेजी राजभाषा थी, मुगलों के टाइम की बात करें तो फारसी राजभाषा थी, और उस समय उसका राजभाषा नाम नहीं था, इसे दरबारी भाषा कहते थे। कौन सी भाषा कहते थे? दरबारी भाषा कहते थे। कौन सी भाषा? दरबारी भाषा। इसके बाद में देखो साथियों, एक होती है प्रादेशिक भाषा।
कौन सी भाषा? प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा क्या होती है कि किसी प्रदेश विशेष की जो भाषा होती है वो प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे मान गुजरात की गुजराती है, पंजाब की पंजाबी है, महाराष्ट्र की मराठी है ना, कर्नाटक की कन्नड़ है। ये अपने प्रदेश विशेष की भाषा है जो प्रादेशिक भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? प्रादेशिक भाषा कहलाती है। अच्छा साथियों, राजभाषा है ये हिंदी है हमारी। ये भारत के 28 राज्य हैं टोटल, इनमें से केवल 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। देखना इधर एक बार, केवल 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हमारी हिंदी केवल 9 राज्यों की है। कितने राज्यों की? 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी है, जिसमें एक हमारा एमपी है, यूपी है, एचपी है, उत्तराखंड है, एक झारखंड है, एक बिहार है, हरियाणा है साथियों, और एक हमारा राजस्थान है। कितने हो गए? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, हरियाणा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कौन सा बच गया? छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। इन 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। कितने राज्यों की? केवल 9 राज्यों की। तो अब आप ही बताएं, राष्ट्रभाषा बन सकती है हिंदी? अभी नहीं बन सकती। जब तक अधिकांश राज्यों द्वारा नहीं बोली जाएगी, देश के अधिकांश लोगों द्वारा नहीं समझी जाएगी, नहीं बोली जाएगी, तब तक राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बन सकती। इसके बाद में देखो, 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी द्वितीय राजभाषा हिंदी है। जैसे एक तो गुजरात हो गया, एक पंजाब हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र है, यानी 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी द्वितीय राजभाषा हिंदी है। गुजरात की प्रथम राजभाषा गुजराती, द्वितीय हिंदी है। पंजाब की प्रथम राजभाषा पंजाबी, द्वितीय कौन सी है? पंजाबी है। ऐसे महाराष्ट्र की प्रथम राजभाषा मराठी, द्वितीय कौन सी है? हिंदी है। इस प्रकार एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसकी राजभाषा हिंदी है, और वो है साथियों हमारे भारत देश की राजधानी। 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी द्वितीय राजभाषा हिंदी है। एक तो हमारा चंडीगढ़ और एक है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हमारे हिंदी भाषा से संबंधित एक छोटा सा परिचय था, यानी हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, या हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है, या हम बात करें हिंदी शब्द का जो विकास क्रम वो कब हुआ, कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, या मैं बात कहूँ कि हिंदी शब्द, हिंदी कौन से, हिंदी जो है हमारे देश की राजभाषा है, इसको संविधान में कौन से अनुच्छेद में दर्जा मिला, या हिंदी को वो राजभाषा का दर्जा कब मिला, इन सब बातों का हमने संक्षेप में परिचय किया है। यानी छोटे रूप में, यानी मैं कहूँ कम समय में हमने इसको विस्तार से समझा है, यानी समय कम और विस्तार ज्यादा। साथियों, इसी प्रकार से हम आगे हमारे पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे, बिना फिजूल की, बेफिजूल की बातें किए, हमारे पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम अपना पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। आप हमारी कक्षा से निरंतर जुड़े रहें, चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो। साथियों, अगर ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने विद्यार्थियों, अपने परम मित्रों को इसको शेयर करें, ताकि उनको भी हमारा वीडियो या हमारी क्लास का आनंद मिल सके या परिचय मिल सके। ठीक है, इसके बाद में हम आगे हमारी कक्षा को निरंतर जारी रखते हैं।